Today, I'm going to start a new poem, Amanda by Robin Klein. Uh, when we talk about the poem Amanda, as I told you कि कुछ poems हमारे काफी important होते हैं, like the ball poem. Then the very first poem, Fire and Ice. This poem Amanda, and of course we have one or two more poems which are important from the board point of view. अमांडा पोएम जो है when it talks about a child. In fact, this is about a girl. एक बच्ची के बारे में है, एक टीनेजर के बारे में है. The reason is why we say कि it is about a teenager. This is a question also. I'll be sharing these questions with you because that's a time हमारे पूरे लाइफ में when we say till 10 or 11 or even sometimes it may be 12, 13, we go behind our parents because we are a child. And from 25 years onwards, we feel that we are responsible. Most of the time, we are settled in our business, we are doing some job. Some of the girls they get married. तो 25 के बाद एक तरफ से जिम्मेदारी आती है. And then when it comes to the age of 40, 45, we are more towards philosophy. क्या सच, क्या गलत, क्या सही. And then of course the old age. लेकिन इसके बीच का एक पीरियड हमारा है which we call as teen, which starts with the word 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ये कुछ ऐसा टाइम होता है when we transform from a child to youth. हम थोड़े बड़े हो रहे होते हैं. And at that moment, we feel that we need freedom. पेरेंट्स जब बचपन में हमें बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो हमें लगता है कि दे आर टीचिंग अस. बट व्हेन इट इज अ टीनेज, हमें ऐसा लगता है that the parents are unnecessarily nagging. On the other hand, this poem is completely written from the child's point of view, not from the parents' view. तो यहाँ कोई contradiction नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है. एंड कभी भी किसी भी सिचुएशन में बेटा कभी कोई सही या गलत नहीं होता. एवरीथिंग इज सिचुएशनल. बट बीइंग पेरेंट्स, दे आर एल्डर्स, दे हैव कुछ चीजें उन्होंने हमसे ज्यादा देखी होती हैं, तो हमें वो समझाने की कोशिश करते हैं. दिस इन दिस पोएम द गर्ल अमांडा, विच मतलब वो एक नाम है. इट इज नॉट स्पेसिफिकली अबाउट एनी कैरेक्टर, इट इज अ नेम अमांडा. She yearns for freedom and peace when her mother nags her. The poem is divided into paragraphs और हर पैराग्राफ के बाद पैरेंथेसिस डाला हुआ है. पैरेंथेसिस मतलब आपका ब्रैकेट. दिस इज बिकॉज कुछ चीजें तो वो है जो उसके मदर ने बोली है एंड कुछ वो है जो वो खुद सोच रही है. The mother is telling her not to bite the nails because nail biting or sitting slouch is not a good habit. They are all हमारी पर्सनालिटी के लिए they are wrong. We should not slouch. हमें झुककर अपने कंधों को झुकाकर नहीं बैठना चाहिए. And so her mother जो है, she tells her not to bite the nails, not to slouch. But the girl somewhere is very, very angry. She wants complete freedom. She
फील्स, अगर वो काश की वो एक बिल्कुल खाली जगह, वेयर देयर इज ओनली वाटर, शी इज ड्रिफ्टिंग इन द वाटर पीसफुली लाइक अ मरमेड. सेकेंड, देन उसके जो मदर है, शी इज टेलिंग हर टू क्लीन हर रूम, to do her homework, and here she is again feeling that she is being pressurized. Then as a mother, parents का क्या होता है कि उनका बच्चा देखने में सबसे सुंदर लगे. That's a, हम लोग हिंदी, हमारे तमिल में भी have, हमारा एक कहावत है कि जो कौवा होता है, क्रो, even he is possessive of his own child. आपके लिए वो कौवा है, लेकिन उसके लिए वो अपना बच्चा है. And it is the, outlook of every parent that they want their child to look good. उसकी मम्मा उसे कहती है कि don't eat chocolates because that would cause acne, pimples आ जाएंगी. Again, this girl doesn't like it. अल्टीमेटली उसकी जो मदर है वो इतना गुस्सा होती है, इतना एजिटेट होती है कि वो उसे कहती है कि तुम इस तरीके से अगर मुंह बनाओगी, फ्राउन करोगी एवरी टाइम यू गेट एंग्री, तो लोगों को लगेगा कि मैं तो तुम्हें नैग कर रही हूँ, विच इज एक्चुअली थोड़ा सा सुनने में हंसी आ रही है, क्योंकि पूरे पोएम में वो नैग ही करती है. शी ट्राइज टू कंट्रोल हर चाइल्ड, एंड अल्टीमेटली वो बच्चे को बोलती है कि तुम ऐसा, मतलब कि इफ यू डोंट स्पीक टू मी विद योर आईज, क्योंकि हम कहते हैं एक मतलब साइकोलॉजिकल एक रियलिटी है कि जो जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो आवर आईज शुड ऑलवेज मीट द अदर्स. मतलब रेस्पेक्ट में हम अपना सर झुकाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो वी शुड हैव एन आई कांटेक्ट. That is because that's a sign of attention. एक होता है आप सर झुका के बैठे हो when your parents are आपके मतलब आप डांट खा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, या मे बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट. और दूसरा होता है डिसइंटरेस्टेड, क्या है यार, ऐसे करके. तो उसकी मदर उसको समझाने की कोशिश करती है, एंड शी अगेन हैज अ पैरेलल वर्ल्ड. पैरेलल वर्ल्ड मतलब उसके दिमाग में एक और इमेजिनेशन चलती है कि शी शुड बी लाइक दैट कैरेक्टर ऑफ फेरी टेल्स, Rapunzel. I don't know if you have read that story or not, because there are so many fairy tales and I don't think boys like fairy tales. Definitely girls. हम लोग तो बचपन में यही होता था, fairy tales means for the girls and adventures mean for the boys. तो there in that, जो रपुंजल है उसके इतने लंबे बाल होते हैं, एंड शी इज कन्फाइंड इन अ टॉर. वो एक टावर में बंद हो जाती है जहां से वो अपने बालों के सहारे नीचे उतर कर आती है. सो शी फील्स कि लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी. शी विल नॉट लेट डाउन हर हेयर, शी वुड लिव ओवर द इन द टावर इटसेल्फ. तो दो चीजें साथ में चलती हैं क्लास 10. वन इज the sayings of the mother, the controlling of the mother, the nagging of the mother, NAGGING, the nagging. And the second one is जो उसके thoughts अपने आप चल रहे हैं, the thoughts which she is having, and those things are written in the parenthesis, क्योंकि पेपर में भी क्वेश्चन है, and आपकी मतलब कि this is a question from the book also. I'll be sharing everything, but still you should understand that. So this is the poem. This is a very short one. The theme deals with freedom and peace that a child yearns. Yearns का मतलब है long.
उम्मीद करता है when he or she is over controlled. There are number of poetic devices used in this poem, which we would be definitely doing. Anaphora, assonance, metaphor, alliteration, allusion, repetition, imagery. And the rhyme scheme is different, AAB, ACC. This is the summary in a very short. A teenager nagged by her mother for biting for different things. मतलब कभी nails bite करती है, कभी she is sitting slouch. Sometimes she is instructed to clean her room, do her homework, be disciplined, listen to her mother. और उसकी बच्चे को जो है ऐसा constant nagging नहीं पसंद है. And often she imagines, और वो एक अपने ही सपनों की दुनिया में रहती है, which is a very common. See, in teenage, हमारे 12th में भी है एक चैप्टर है, fantasy is very common. I'm explaining this because certain times the questions on the basis of theme comes. Childhood fantasy और टीनेज फैंटेसीज जो होती हैं, दे आर वेरी कॉमन. टीनेज में बच्चों को लगता है कि दे आर द बेस्ट एंड their parents, teachers, they are just crazy, पागल है जो उनको बोलते रहते हैं, and everything is going to be a good thing. बच्चों को लगता है that's a common phenomena. It's not like you, it is not like he, it is a common phenomena. हम जब बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं आपको कुछ पता है. There are so many instances. हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे. भाई करने के लिए when we tell them that this is the way, उनको लगता है कि पागल है. They don't know anything, we know everything. हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम आसमान से तारे भी तोड़ के लेकर आ जाएंगे, which is not so easy. And that is why probably एक पैरेंट अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करता है. बच्चों को वो जो टाइम होता है उनको लगता है कि why. So let us come to the poem along with NCERT. Amanda, if you see, it is written here, every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you. Do read the poem aloud. Form pairs, each reading alternative stanza. You are in for a surprise. So that is what I said, ki that's a one very common phenomena that elders को लगता है बच्चों को समझाना, बच्चों को लगता है elders are. That happens every year, every way, and then everything becomes all right. First, don't bite your nails, Amanda. देखिए बच्चा, जो ये लिखे हुए हैं, these are spoken by mother. And जो ये आपके parenthesis में लिखे हुए हैं, these are her imagination. That is why they are put in the parenthesis, that is brackets. और जो mother ने बोला है वो एकदम आपका normal है. This is mother's and this is parenthesis, that is the child. That is her imagination. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. अब ये जो अमांडा करके बार बार आ रहा, पिछली बार आया था, this came in the exam, that why the word Amanda is repeated. The reason is कि यहाँ शायद मदर जो है वो डांट रही है. जैसे जब हम डांटते थे, ऐसा मत क्या करो बच्चा, ऐसा मत क्या करो, तो we normally take the name. तो उसकी मदर उसको कह रही है कि नाखून मत चबाओ. Don't hunch your shoulders, मतलब झुक के मत बैठो. Stop that slouching and sit up straight.
you can see that the word Amanda is repeated here. And this is because the mother is giving the instruction. She is in anger. इसीलिए वो नाम ले रही है. अब बच्ची जो है, which is her imagination, this is her imagination. You can say imagination, hallucination, you can call it in any manner. आप किसी भी चीज को कैसे भी लिख सकते हो. It's her imagination or hallucination. There is a languid. Languid मतलब बिल्कुल peaceful. Emerald. Emerald is a color, blue color. Bluish जो green color आता है, emerald. Where the sole inhabitant is me. मतलब वो बच्ची कह रही है कि एक एकदम पीसफुल, देयर इज अ पीसफुल, मतलब कि सी है जहां सिर्फ मैं अकेली हूं. सोल मतलब लोनली, ऑल अलोन. एंड लैंग्वेज मतलब काम, पीसफुल. एमरल्ड मतलब ब्लू. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ब्लिसफुली मतलब विथ ब्लेसिंग्स. मतलब यहां पर उसका कहने का मतलब है दैट शी इज वेरी हैप्पी. शी इज लाइक अ मरमेड. शी हैज नॉट बिकम अ मरमेड. शी इज लाइक अ मरमेड ड्रिफ्टिंग मतलब वो बिल्कुल आराम से जो है शी इज स्विमिंग वेरी वेरी पीसफुली. मतलब the girl imagines herself on a in the sea where there is no one and she is all alone. Matlab she doesn't want to be in the environment. She wants to be there jahan bilkul peace hai. In the second, the mother says, did you finish your homework, Amanda? Apna homework kar liya? Did you tidy your room? Apna room saaf kiya? I thought I told you to clean your shoes. मैंने तुम्हें शायद बोला था ना अपने जूते भी साफ करके रखो. Here पहले वाले के अंदर तो the mother is about the physical feature of her child. In the second, she is also bothered about the discipline and the studies. तो वो अपनी बच्चे को कहती हैं कि तुमने अपना होमवर्क पूरा किया. अपनी मैंने बोला था ना कि कमरे की सफाई करो, अपने शूज को क्लीन करो. ये वाला जो दिस वन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेनी अ टाइम्स दिस पर्टिकुलर स्टैंजा हैज कम. आई एम एन ऑर्फन. नाउ दिस क्वेश्चन कम्स कि इज या फिर शी वांट्स टू बी ऑर्फन. नो. ऑर्फन का मतलब होता है विदाउट पेरेंट्स. ऑर्फन का मतलब होता है विदाउट पेरेंट्स. जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उनको ऑर्फन कहते हैं. बट यहां पर शी वांट्स कंप्लीट फ्रीडम. रोमिंग द स्ट्रीट्स. उसकी मम्मा उसे कह रही है कि बच्चे जूतों को रखो अंदर, गंदगी मत मचाओ. लेकिन उसका दिल कह रहा है शी शुड बी प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट. उसे जो है स्ट्रीट में खेलना चाहिए. पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड. मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो जो है मिट्टी में ऐसे पैटर्न्स बना रही है. हम अपने पैरों से बनाते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर इन द असेंबली. नॉर्मली स्कूल असेंबली में बनाते हैं बच्चे बैठकर. बैठकर नहीं, मेरा मतलब अपने जूतों से ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं. सो शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न. शी वॉन्ट्स टू प्ले. जहां मदर कह रही है सफाई रखो, शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न. शी वॉन्ट्स टू प्ले इन द डस्ट. अ वेरी शॉर्ट, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब कि 100% श्योर शॉट. साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. दिस इज मेटाफॉर. साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट. मतलब she wants to be peaceful, she wants to be free. She doesn't want anyone to disturb her. Don't eat the chocolate, Amanda.
अब मदर जो है उसके चेहरे को देख रही है. रिमेंबर योर एक्ने. एक्ने मतलब पिंपल्स. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. मदर उसको डांट रही है, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, देखो तुम्हारे चेहरे पर कितने पिंपल्स हो रहे हैं, और मैं तुमसे बात कर रही हूं ना, देखो मेरी तरफ. बट the girl is again having her own hallucination. I am Rapunzel. Now, she is not Rapunzel. She is comparing herself to be the character of fairy tales Rapunzel. I have not a care life in a tower is tranquil. I have not a care, matlab I don't care about anyone. I'm not bothered about anyone. Life in a tower is tranquil and rare. Tranquil matlab very peaceful. Tranquil again means very peaceful. I'll certainly never let down my bright hair. और मुझे अगर कोई टावर में बंद कर देगा तो मैं अपने लंबे बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, मैं नीचे उठकर नहीं आऊंगी. मतलब यहाँ पर इफ यू सी द वर्ड नेवर इज रिटन इन इटैलिस्ट. वो कहती है कि मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि जाके अकेले रहो, मैं तो अकेले रहूंगी, मैं तो नहीं आऊंगी नीचे, क्योंकि रेपुंजल आई थी. अगेन द मदर इज स्कोल्डिंग हर. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा. मतलब शक्ल मत बनाओ. सल्किंग मतलब फ्राउनिंग फेस. सल्किंग मतलब फ्राउनिंग फेस, एकदम गंदी सी शक्ल बनाना. यू आर ऑलवेज सो मूडी. मतलब तुम देखो कितनी मूडी हो, कैसी शक्लें बनाते रहते हो. एनी वन वुड थिंक आई nagged एट यू. कोई और देखेगा ना तो उसे यही लगेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ. And that's actually an irony because the mother is constantly nagging the child, and that is why the child doesn't like the mother's attitude. A very relatable poem, class 10, because I know many of us go through such what you call as situations when parents are too nagging. And as a parent, I tell you, parent कभी गलत नहीं होते हैं. The only thing is that they are bothered for us. बट वही होता है कि बॉदरेशन को कैसे दिखाना है और बच्चा उसे कैसे चाहता है. दैट इज द डिफरेंस व्हाट द पोएम बिगिंस, व्हाट द पोएम टेल्स. कि मदर फादर अपनी जगह पर कहीं गलत नहीं है, बट द चाइल्ड इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. बिकॉज बच्चा क्या चाहता है? फ्री. बच्चों को थोड़ी समझ आता है कि सफाई का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, टाइम से होमवर्क को अपने आप कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है. I had already given you the examples, number of examples. In fact, today I should say कि मैं आप लोगों को poem करवा रही हूँ, and I had one of my student जिसके साथ मेरी सुबह बात हो रही थी. मतलब she had called me up for some counseling, and I was only thinking about the same chapter, the same poem Amanda. उसके साथ में खैर एक ही प्रॉब्लम क्या है कि शी डजंट, उसके जो मदर है, शी हैज अ स्टेप मदर, बट उसकी जो फादर है ही इज वेरी कंसर्न. एंड शी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, इन आवर इंस्टीट्यूट. एंड नेचुरल है कि व्हेन शी वाज स्टिल 7th 8th स्टैंडर्ड शी वाज वेरी अच्छी अच्छी बच्ची कहते हैं ना, वो होता था. 9 10 के बाद थोड़ा सा उसका, शी यूज्ड टू थिंक, शी यूज्ड टू टेल मी आल्सो, मैम नहीं, मैम पापा पीछे पड़ जाते हैं. अभी भी, आज भी सुबह भी बोल रही थी. देन मैंने उसको समझाया. आई सेड कि पापा तुम्हारे डांट. नाउ व्हाट हैपेंड इज लास्ट ईयर शी इज वेरी गुड इन स्टडीज. तो लास्ट ईयर व्हेन शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड शी टॉप्ड माय, मतलब कि हर स्कूल इन बिजनेस स्टडीज. शी वाज माय स्टूडेंट एंड आई एम वेरी प्राउड दैट शी टॉप. और उसको सीबीएसई से और अपने स्कूल से शी गॉट द अवार्ड आल्सो. एंड ऑफ कोर्स बीएसटी के अंदर टॉप करना बहुत बड़ी बात थी. तो व्हेन शी गॉट द अवार्ड एंड शी वाज वेरी हैप्पी इन फैक्ट. देन व्हाट हैपेंड इज आई टोल्ड हर दैट शी शुड गो फॉर द सीयूटी कोचिंग एंड ऑल आल्सो, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है. दिस इज हर.
highest marks in BST. I've kept everything which they have. Now she said, no मैम मैं तो अपने आप ही कर लूंगी, my parents are nagging me, ये वो. फिर मैंने कहा ठीक है भाई, जो मर्जी करो. लास्ट ईयर शी डिड नॉट गेट एडमिशन इन DU, any college in fact. Then she said, I'm going to drop out. I told her कि कॉमर्स के बच्चों को ड्रॉप आउट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी भी मतलब की स्ट्रीम के बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स ओनली योर, आप अपने एक साल को वेस्ट कर रहे हो. नहीं आया समझ, उसने कहा नहीं आएगा, ठीक है. नाउ दिस ईयर ऑल्सो शी सेड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. पापा मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मतलब जैसे इसमें लिखा ना, माय फादर इज ऑलवेज टेलिंग मी ऐसा किया करो वैसा किया करो, उसको थोड़े बॉयज कपड़े पहनने पसंद है तो वो मुझे ऐसा कहते हैं. नाउ अल्टीमेटली दिस ईयर आल्सो शी डिड नॉट गेट द एडमिशन. टुडे इन द मॉर्निंग शी कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मैम मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, नाउ व्हाट टू डू. एंड माय फादर इज सेइंग कि तुमको जो है यू शुड डू दिस थिंग. मैनी देन आई टोल्ड दैट योर फादर इज नॉट रॉन्ग. आपके पापा कहाँ गलत है इफ ही वांट्स कि आप एक स्कूल में जाओ. कितने बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़े. योर फादर वांट्स यू टू स्टडी, ही वांट्स यू टू गो टू अ कॉलेज. एंड जस्ट नाउ शी मैसेज मी बिफोर योर क्लास कि ओके मैम आई विल डू दैट. तो इट हैपेंस इन आवर लाइफ कि एट वन टाइम वी फील कि हमारा जो पेरेंट है शायद वो हमारी बात को समझ नहीं रहा है. तो दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन. In the pursuit of making their child perfect, certain times parents are over controlling. At the same time, when it comes to the teenage children, also perceive it in the wrong manner. So that's a poem, Amanda. Let us now come to all the poetic devices. I have already prepared all the questions of this chapter, the summary of this chapter, everything I'll be sharing after the class. So you can go through that. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. तो जो वर्ड डोंट है वो आपका रिपीट हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा. जब कोई भी वर्ड आपका जो है बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा. Stop that slouching. Stop that slouching. Sit up straight. The letter S with the consonant sound S is repeated. That is alliteration. And of course, the word Amanda, Amanda, Amanda is repeated in all the lines. Then, did you finish your work? Did you finish again? The same thing. It's anaphora. The verb did is repeated. I thought I told you to clean your shoes. In this, you have assonance, and also I thought, sorry, I is repeated. This has come in the exam many a times, and even if you look into the if अगर आप लोग अपने ही उसको उठाओगे, अपने ही बुक, अपने स्कूल के लास्ट ईयर के पेपर्स को भी उठाओगे, तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन कि व्हाई दिस हैज बीन रिटन, ऐसा क्यों लिखा गया है. That is, the silence is golden and sweet, freedom is sweet.
Now, what is allusion? You must have seen hallucination, allusion. They are all something imaginary, something which we imagine. So, an imaginary character, that is a mermaid. That is a mermaid. These are the poetic devices. We have anaphora, we have anaphora हमारे दो जगह पर हैं जहाँ first time the mother is asking the child not to bite the nails. Second time when she is asking if she has finished the homework and tidied her room. Then we have allusion. Allusion means something which is imaginary, like mermaid, Rapunzel. These are the characters which we normally find in the fairy tales. And then we have repetition. Repetition हमारा I thought I told में भी है, अमांडा अमांडा करके जब वो बार बार बोले वहां पर भी है. The languid मतलब calm, emerald मतलब blue. Languid emerald sea is metaphor, मतलब the sea is very calm and bluish in color, so that is metaphor. Then I told you to clean your shoes. इसके अंदर you are having the assonance. आप देख सकते हो. I thought में o, told में o, you में o, your में o, shoes में o. They are repeated. And clean and shoes के अंदर e भी repeated है. So it is assonance. Then in this one, I am an orphan roaming the street वाले के अंदर, the silence is golden. Golden मतलब it's very glorious. बहुत अच्छा लगता है. ग्लोरियस मीन्स इट्स वेरी, यहाँ पर गोल्डन इज नॉट द कलर. एंड द फ्रीडम इज स्वीट मतलब everyone likes to be free. It is very, matlab sweet is not the taste here, sweetness is what we are experiencing. Then that is metaphor. ये पेपर में कई बार आया. The silence is golden and freedom is sweet. Then in the next one again, Amanda is repeated and assonance is there. O and E vowels are repeated. In the next, tower is tranquil. Again, this is आपका alliteration. I've forgotten. The
consonant T is repeated, t, tar and tranquil, दोनों ही T से आ रहे हैं. And then stop that sucking. This has come in the exam also. Stop ka S, sucking ka S, alliteration. Amanda again is repetition. So these are some of the poetic devices which I have even written here also. मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है. I have already put कि इस poem के अंदर क्या क्या use हुआ है. And this is the in the poetic form also I have written it. Plus I'll be also sharing. आपके साथ मैं share करूँगी. When after this class only I'll share it. This is there. The poem is there. The explanation is there. It is completely पूरा पूरा है कि जब उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड करें तो शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ इन द डीप ग्रीन सी and she wants to be there, she wants to be like a mermaid. Excuse me. Then all the literary devices. Then in the second, when the mother is asking her if she has finished, so this is there कि उसने अपने कमरे को साफ कर दिया, उसने अपने शूज को साफ कर दिया, तो उसको लगता है शी शुड बी फ्री, शी शुड हैव नो स्लीपर्स, उसके जो बाल है मतलब वो है उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, शी शुड जस्ट फ्री roam freely. She wants to play in the dust. She's fed up of these constant instructions. Then these are the literary devices which are used in this. Then the last, where she is imagining herself as Rapunzel, that's in the fairy tale. And then its explanation, all the literary devices which is used here. And last but not the least, there's a summary. Then all the question answers from the book, that how do you know. और यही पेपर में आया भी था कि उस बच्चे की जो एज है वो कितनी है. तो एज आई सेड कि इट माइट बी द टीन एज, एंड बिकॉज इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर द कैरेक्टर्स ऑफ मरमेड और रेपुंजल इज गिवन. नॉर्मली बड़े बच्चे बड़े लोग ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसी ग्रुप में है. एंड देन ये वाला क्वेश्चन उस दिन मैंने कहा था कि why do you think the mother is speaking to her. मतलब this is because it's a general perception that normally mothers होती हैं जो बच्चों को घर में मतलब की देखभाल करती हैं. Fathers normally they don't nag in this manner. Fathers are concerned. Fathers का जो हमेशा होता है, they are concerned. They don't nag, ये क्यों किया वो क्यों किया. Mothers का होता है, that's a nature. There are so many memes on this, there are so many, I've seen so many reels जहां पर भी होता है. Specifically they say कि it is Indian mom जिनको हमेशा मतलब यही एक ही चीज रहती है, that is have you eaten the food or not. But that's a common thing. Then why the stanza 2, 4, 6 are given in parenthesis, that's in the bracket. So this is because वो child's reaction है, वो उस बच्चे का imagination है. That's not the मतलब कि it's not told by anyone. Is Amanda an orphan? No. She is only depressed. यहाँ पर what happens is orphan जो है, not only that, बच्चा जो है बिल्कुल अपने आप को बच्चा नहीं जानता कि orphan का negative aspect क्या है. We are lucky that we have parents. Ask those children, those who don't have the parents. They would tell you for each and everything how they are surviving. But एक जनरल वो है कि बच्चा चाहता है उसे बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाए. This is that story, it may not come. What does the girl yearn for? This question has come. In fact, क्या वो चाहती है. In another word, what is the theme of the poem also?
हम ये भी बोल सकते हैं that the girl Amanda is yearning for freedom and peace, and she is constantly reminded of her mistakes. The parents, as a parent, want the child should behave properly. They want the child should be well mannered, but at the same time, they have forgotten that a child also needs some freedom. And as I told you, ये जो poem है, it is written from the point of view of a child, not from the point of view of an adult. Because many times this question comes कि मतलब बच्चे मतलब क्या ये सही है? तो as I told you in the very beginning कि सही गलत नहीं है, this is from the perception of a child. अब बच्चा क्या सोचता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते. Then it is written that is she moody? So maybe this is one of the question which you can expect. Now बच्चा एक मतलब कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि आपके साथ पेपर में आता है, आई एम नॉट आस्किंग, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ है, या फिर व्हाट यू वुड डू, एज आई सेड कि जब हम लोग ये बात मतलब कि इस तरीके की कोई भी बात करते हैं तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू लिटरेचर, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट यू हैव लर्नड. आपको क्या लगता है कि should a child be constantly told by her parents or his parents? So this is again when such questions come, I tell my students कि बच्चे this is your own, आपकी अपनी सोच है. I'm not going to tell that this is a moral lesson. बच्चे पेरेंट्स हमेशा राइट रहते हैं या पेरेंट्स बच्चे हमेशा राइट रहते हैं, तो नो, nothing is like a moral lesson. No, not because I'm a mother, I'm a parent, I'm a teacher. I was also once a teenager. And every child has to face certain things, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में teenage blues. हम साइकोलॉजी में बोलते हैं teenage blues. Everyone has to face that. So that's a what we call as एक हमारा एक फेज होता है. एंड बच्चा अगर if a child wants freedom, even I want freedom, I don't want my anybody telling me every time ki Rama tum aisa karo, Rama tum waisa karo. Even I don't want if anybody tells me so all the time ki aisa karo waisa karo, even I feel ki bhai kyun bhai mere ko karna nahi aata kya. It's not about a childhood, it is also about everyone. And definitely at one point हमें लगता है कि भाई थोड़ा सा हमें फ्रीडम दे दो. ऑल द टाइम आस्किंग क्वेश्चंस, मेरे से तो सबसे ज्यादा मैं इस बात को लेकर चलती हूँ. एवरी टाइम पीपल आस्क गो ऑन आस्किंग मी क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग भाई, प्लीज लीव लीव. एवरीवन हैज अ लाइफ, everyone has a life, and let us all enjoy that life. Why we constantly ask others about ये कैसे वो कैसे. तो बच्चा भी तो बेचारा परेशान होगा ना, अगर उसे सारा दिन बोला जाएगा ऐसे मत करो वैसे मत करो, यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो, ऐसे मत करो वैसे मत करो. But at the same time it is also only the parents who can tell this to us. Parent नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो दिस इज रिटन फ्रॉम बोथ साइड्स. मतलब ये लिखा तो बच्चे के हिसाब से है, लेकिन इफ वी लुक, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आई वुड से कि इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट. आप क्या चाहते हो, आप अपने हिसाब से बताओ. व्हाट यू वांट, शुड द पेरेंट्स कंट्रोल यू, or you want no, the parents should give some sort of freedom to us. Everything is your own sweet will. As a teacher I cannot say that this is right, this is wrong. As I said, this is a phase, ये एक फेज है. तो अगर आपके पेपर में ऐसा आ जाता है तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं.
but yes, you are free to write कि yes, a child also needs some freedom. आप अगर लिख लोगे तो कोई आपको morally आपके मार्क्स नहीं काटेगा. Since this chapter, this poem is written from the perception of a child, तो डोंट मतलब आप इस तरीके से सोचकर मत लिखना कि भाई मुझे तो कोई मतलब कि कोई पढ़ेगा तो सोचेगा कि आई एम लाइक दिस, तो nobody is going to think in that way. Nobody will think. That's the only question. That's only your opinion. And opinions only matter. Opinion से कुछ नहीं होता. If I opine something, even I opine कि yes, a child should be given freedom. I opine, मैं खुद opine करती हूँ that every child should be given freedom. थोड़ा सा उनको सोचने की, उनको बुद्धि देनी चाहिए. When I come to know some parents saying अपने बच्चे को कि आप ये कर लो वो कर लो, तो मैं पेरेंट्स को उल्टा डांट लगाती हूँ. मैं तो आप क्यों बोल रहे हो? Let the child also think. It's his life. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यू आर फ्री टू राइट फ्रॉम योर साइड कि आप क्या चाहते हो. मतलब व्हाट इज द, क्योंकि मैसेज इज दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम. वर्ड क्या है? सम फ्रीडम, नॉट ऑल द फ्रीडम, सो दैट द चाइल्ड ऑल्सो ब्रीथ्स फ्रीली. तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद आप उसको मतलब कि कॉम्प्रिहेंड करना. बिकॉज व्हेन वी वुड बी डूइंग द MCQs, यू विल फाइंड आउट दैट कि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. यू कैन सी. तो इस पर्टिकुलर पोएम के अकॉर्डिंग अमांडा इज मतलब कि मे बी शी इज अराउंड 10 to 12 or 13. She is controlled by her parents. She is a child who wants freedom, who is yearning for being peaceful, freedom. मतलब उसका जो कैरेक्टर अगर आपके पास आते हैं, शी इज नॉट मूडी, शी इज नॉट सल्किंग, बट शी इज ओनली फीलिंग सैड. और मदर के लिए अगर आता है, आपको पता ना वो क्वेश्चंस आते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द चाइल्ड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द मदर, और आपको वर्ड्स दिए होते हैं. तो यू कैन से द मदर इज कंट्रोलिंग, कांस्टेंट नैगिंग, केयरिंग, कि मदर यही तो चाहती है कि उसके बच्चे का चेहरा साफ रहे. शी वांट्स द चाइल्ड टू बी डिसिप्लिन्ड. मदर चाहती है कि बच्चा डिसिप्लिन रहे. शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क, शी शुड डू. तो ये सारे आपको रखने. दैट्स द एंटायर पोएम, दैट इज अमांडा. वेलकम बैक क्लास 10. वेलकम बैक. टिल नाउ अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लेट अस क्विकली रिकैप्चुलेट. अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था बेटा कि व्हाट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. और उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन वाज टेकिंग प्लेस. व्हाट वाज द economic and political condition. Then the return back of Gandhi ji, that's in January 1915. उसके बाद हमने पढ़ा था कि गांधी जी जब यहाँ आए थे तो he had seen the poor condition of the peasants and the people, so he decided to organize सत्याग्रह. And then 3 सत्याग्रह पहले हमारे, मतलब these 3 are important from the point of view of maps: चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद. और उसके बाद हमने देखा था कि द ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट had enacted the Rowlatt Act 1919, which gave them the repressive powers of arresting the Indian leaders and putting them into the jail without any trial. फिर Gandhiji also organized satyagraha against the proposed Rowlatt Act, and then this was in fact given returned back with the very infamous Jallianwala Bagh tragedy, that is 13th April 1990. फिर there was nationwide violence. The satyagrahis were repressed, they were insulted, harassed. Therefore, Gandhi ji decided to withdraw satyagraha.
तो पहला विड्रॉयल जो है वो सत्याग्रह का है. रीजंस दोनों में सेम है. इफ यू लुक इनटू द रीजंस ऑफ सत्याग्रह एंड एनसीएम, दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसको एलॉबरेशन में अलग रहेगा. Then he decided to unite Hindu and Muslim under the umbrella of non-cooperation Khilafat movement. Then non-cooperation Khilafat movement को हम लोगों ने पढ़ा into into four. First is in the city, why there was gradual slowdown. Second, in the rural area where Awadh Kisan Sabha was formed. Third, ट्राइबल, जहां हम पढ़ते हैं अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, दैट इज फॉर द प्लांटेशन. बट इन द इन वन ऑफ द प्लेस इन चौरी चौरा, ड्यू टू अब्रप्ट वायलेंस, क्योंकि ये पेपर में अभी तक जब भी आया है वो ऐसा ही आया है कि गांधी जी अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ. अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली called off the NCM, and that is because of this violence. यहां तक हम लोग जो है लास्ट क्लास में we have already done. So this is the chronology of events which we have done. Now what happened is Gandhi ji wanted that there should be proper training of the people. क्योंकि जब सामने से उनको पिटाई होती थी तो वो भी जवाब देते थे. Like in the villages, the people had actually mistaken the meaning of Swaraj. और इसीलिए गांधी जी wanted कि there should be proper training of all the satyagrahis. But within the Congress, there were differences. मैंने उस दिन जब आपको वो करवाया था समरी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था there were 3 kinds of people, और इनको हम लोग बोलते हैं बच्चे moderates, radicals and they are called as moderates, radical and extremists. These things are not mentioned, but this has come in the exam. Now कुछ लोग थे those who wanted that they should remain in power, they should enter into the elections, they should contest the elections and get the powers. वो थे आपके moderates. But leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose जो थे, they wanted a radical mass agitation. वो चाहते थे कि there should be protest and Purna Swaraj. And there were people like Lal Bal Pal, जिनको हम बोलते हैं लाला लाजपत राय. ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. Was assaulted by the British police during a peaceful demonstration against the Simon. And then Bal Gangadhar Tilak, and B.C. Pal. इनको ट्रायो या फिर लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना. So these were मतलब there were different people. Now within Congress there were factions. फैक्शन का मतलब होता अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे थे. Some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in the elections to the provincial councils that was set up by the Government of India Act 1990. They felt it was important to oppose British policies within councils, argue for reform, and also demonstrate these councils were not truly democratic. मतलब उनका मानना था कि पावर में रहकर उनको अपोज करना. और उनमें से कौन था मॉडरेट? आपका सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म किया था. दिस इज वन ऑफ द वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस इन द एग्जाम. इट इज 1 मार्कर क्वेश्चन कि हु फॉर्म द स्वराज पार्टी. तो ये आपके थे चितरंजन दास, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू.
उन्होंने आपका फॉर्म किया था द स्वराज पार्टी. बट young leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose wanted a radical mass agitation. इसीलिए उनको हम radicals के नाम से जानते हैं. And there were people like Lala Lajpat Rai या फिर बाल, ये तो बिल्कुल they even wanted कि अगर हमें हथियार भी उठाना पड़ रहा तो भी कोई बात नहीं. So there were difference of opinion among the people in INC. In such a situation of internal debate and dissension, two factors shaped the Indian politics. ये पेपर में ही आया हुआ था, पूरा ऐसे का ऐसा ही. First is the effect of worldwide economic depression. उस वक्त the entire world was going through depression period, क्योंकि खरीदने वाला कोई था ही नहीं, तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो एकदम डाउन हो गए थे, एक्सपोर्ट्स डिमांड डिक्लाइन हो गए थे, और जो पीजेंट से फार्मर से दे वर नॉट इवन एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड पे द टैक्सेस. और इसीलिए देयर वाज अ टर्मोइल, मतलब पूरे के पूरे गांव वगैरह में तो एकदम हालत खराब थी. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो टोरी गवर्नमेंट थी, मतलब द फर्स्ट, मतलब की द वन हु वर एट दैट एट प्रेजेंट, उन्होंने जो है दे हैड फॉर्म्ड अ कमीशन. द नेम ऑफ द कमीशन वाज साइमन कमीशन, व्हिच वाज फॉर्म्ड अंडर सर जॉन साइमन. उन्होंने कहा कि दे वुड बी लुकिंग इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. And the problem was that, and they would be making some changes. They would be giving India a dominant status. लेकिन इस कमीशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर्स. भाई इंडिया का सिचुएशन, अगर आपको इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो इंडियन लोगों को भी लेना पड़ेगा ना, उन्हें उनसे पूछोगे ना. इंस्टेड देयर वर ओनली ब्रिटिश, which the Indians did not like. And that is why when the Simon Commission, ये आपका मद्रास 1928 वहां पे जब वो आए थे, तो they were greeted with the slogan "Go back, Simon." And इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि in this, even though there were internal differences between the Hindus and Muslims, but जब ये कमीशन आया था तो the participation was supported by everyone including the Muslim League. Even though उस वक्त जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, द वाइसरॉय, देन वाइसरॉय, उस वक्त जो हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने बोला कि दे वुड बी गिविंग अ डोमिनियन स्टेटस in an unspecified future and a round table conference to discuss the future constitution. उन्होंने कहा कि they would, dominion का मतलब होता है dominate करना, मतलब they would be heading and they would give some powers to Indians. And they asked Gandhi ji to participate in the first round table conference. इसीलिए there was, मतलब कि people were not that much happy. The radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. Therefore, मतलब उस वक्त में उन लोगों का नहीं था, जो radicals थे वो जो है पावरफुल बन रहे थे with their slogans. In December 1929, this is the question which came in the it came as a map question. आपके चार आपके हैं sessions. First is, I have already told you, the first is September 1920, which was in Kolkata. Second is in Nagpur. Third is in Madras. And जो मद्रास वाले में कुछ नहीं आता, आपके सिंपल आता कांग्रेस सेशन, आपको सिर्फ जगह बतानी पड़ती है. And the fourth one is at Lahore. There he said Jawaharlal Nehru proclaimed, आपके पेपर में आता कि उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया था, तो it was पूर्ण स्वराज. ये मैं आपको कई बार पहले 9th में भी बता चुकी हूँ कि 26 जनवरी 1930 को ही they said कि Independence Day would be celebrated, and that is
why when we got our constitution finalized, तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1950 हम लोग जो है वी वुड ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इफेक्ट. So that was a pledge of 1930 and that is how we have, मतलब कि हम लोगों ने अभी तक जो है उस चीज को किया है. Therefore महात्मा गांधी जो चाहते थे कि और अच्छा मूवमेंट हो, that was not coming into picture because of the difference of opinion between among the people in INC. And secondly जो साइमन कमीशन आया था उसकी वजह से वो जिस तरीके से चाहते थे वो फॉर्मलाइज नहीं हुआ. नाउ वाज दिस, आपके पेपर में बच्चे आता है व्हाट इज, मतलब कि सॉल्ट मार्च जो है इट इज द सिंबल ऑफ या फिर बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. It is the symbol or beginning of civil. Now, what is the difference between NCM and civil disobedience? Bacha, NCM was just not cooperating. NCM is non-cooperation. यानी कि we would not cooperate with your policies. And civil disobedience का मतलब होता है not to मतलब to disobey the law, to break the laws. So this is the basic difference. पेपर में आता भी है आपके difference between civil disobedience and non-cooperation. Gandhi ji found insult a powerful symbol that could unite the nation. As I told, उस वक्त मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था. Now salt पर tax is not wrong, लेकिन उन्होंने कई चीजें की थी. Salt became very costly. Secondly, problem क्या है कि सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्ट इज यूज बाय एवरीवन. सॉल्ट सब यूज करते हैं. तीसरा क्या है, दे ऑल्सो प्रोहिबिटेड द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स. उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो है सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने से मना कर दिया. दैट इज व्हाई महात्मा गांधी फाउंड अ पावरफुल सिंबल इन सॉल्ट. ऑन 31 Jan आपके पेपर के अंदर जो ये आएगा, this is write a short note on Dandi March or the salt march. इसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं and salt march भी कहते हैं. And this has come in the exam for 3 marks. ये आपका पेपर के अंदर 3 marks में आया है. On 31 Jan he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. मतलब अलग अलग डिमांड्स थे. उसके अंदर आपके थे फॉर जनरल इंटरेस्ट था, कुछ थे आपके डिफरेंट क्लासेस के, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट के था. एंड द आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइल्ड रेजिंग. लेकिन उसमें सबसे ऊपर था टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. अकॉर्डिंग टू गांधी, सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर. इट वाज द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड. The tax on salt and the government monopoly over its production. Monopoly का मतलब होता है only the British could manufacture. Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. अब उन्होंने जो है एक तरफ से अल्टीमेटम दिया. उन्होंने कहा कि if the demands were not fulfilled by 11th March, then he would launch a civil disobedience campaign. And Dandi March is said to be the beginning of civil disobedience. ये 1 marker question है. Irwin was unwilling to negotiate और तब he started off with the Dandi March. यहाँ से आपका Dandi March का आ जाता है. मतलब you have to write all these points. फर्स्ट जब वो गए थे यहां से, when he started his famous march from Sabarmati, उनका आश्रम जहां पर है, he was accompanied by 78 volunteers. The march was over 240 miles from ashram in Sabarmati to Dandi.
and they had to walk for 24 days, 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he told. He stopped and told him what he meant by Swaraj, और उन्होंने उनको अर्ज किया to defy the British. British को disobey करे. He started the march on 11th and it was on 6th April he reached Dandi, where he ceremonially, now what is the meaning of ceremonially? Now हम salt को manufacture तो नहीं कर सकते हैं, बस उन्होंने sea water को जो है गर्म करके, क्योंकि sea water is salty, उसी से salt आता है, उन्होंने उसको गर्म करके he said that he has violated the law and he has broken the salt law. और इसको हम salt march या डांडी march कहते हैं, which comes in the 3 marker question. This is called as the beginning of civil disobedience. Because in NCM we did not defy the laws. इसमें हमने defy किया था. ये लिखा हुआ देखिए आप लोग. How was this movement different from NCM? People were now asked not only to refuse cooperation as they had done in 21, but also to break laws. जैसे उन्होंने जो है उसका नाम क्या, इन दी रूरल एरियाज जो उनको लगा उन्होंने वो लॉ ब्रेक कर दिया. इन द ट्राइबल उनको फॉरेस्ट एक्ट को ब्रेक कर दिया. इन द इमिग्रेशन एक्ट वाले में उन्होंने अपने लॉ को ब्रेक कर दिया. मतलब एवरीवेयर जहां पर भी ब्रिटिश ने कोई भी गलत लॉ लगा रखा था, दे वर ब्रेकिंग. Thousands in different parts of the country broke the salt law. Manufactured salt demonstrated in front of government salt factories. Foreign clothes were boycotted. Liquor shops were picketed. Picketed matlab rasta band karna. Peasants refused to pay the revenue, chowkidari tax. Village officials resigned. And in many forest people violated the forest law. और वो लोग अंदर घुस गए. So this was how the civil disobedience spread out. अब जब उन्होंने मतलब कि when the British saw कि ये लोग जो है now they are completely disobeying the law, तो ब्रिटिश भी चुप नहीं रह सकता था. So they started arresting the Congress leaders one by one and there were violent clashes. और उसी के अंदर थे अब्दुल गफार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं. He is called as Frontier Gandhi. He was actually a very devout disciple of Mahatma Gandhi. In fact, जब इंडिया मतलब कि वो हुआ उसका नाम क्या है, टू नेशन थियोरी पे when India was divided, he did not want the division to be done. In fact, he was a मतलब वो जो थे एक particular constituency को belong वो करते थे, lead करते थे, लेकिन तब भी वो नहीं चाहते थे कि India should be divided. He wanted to be within India, but ultimately उनका constituency वहां चला गया. But he was a very devout disciple and he was called as Frontier Gandhi. 1 marker question hai. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, right now in Pakistan, facing armored cars. मतलब कार में आर्म्स होते थे, उनको गोलियां चलाई जाती थी, फायरिंग होती थी, many were killed. A month later, Mahatma Gandhi himself was arrested. Industrial workers were attacked. Municipal corporation building, law court, सब जगह पर that symbolized कहीं ना कहीं जो है मतलब हाथापाई हुई. जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश के हर एक सिंबॉलिक बिल्डिंग्स को अटैक किया. मतलब there was a violence on both the sides. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. This was again very violent, and then Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and enter into a pact with Irwin. और ये वाला कौन सा है, decided to call off the movement? This is civil disobedience.
पहला सत्याग्रह था, फिर आपका एनसीएम था, थर्ड इज सीडीबी। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी ने बोला कि वो लंदन जाएंगे फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यू नो, इन व्हेन वी टॉक अबाउट टेबल, तो आपने देखा होगा राउंड का मतलब होता है इट डजंट हैव एनी कॉर्नर्स, इसके कोई कॉर्नर्स नहीं है। दिस मीन्स एवरी वन इज इक्वल। वेरएज जब हम लोग स्क्वायर या ऐसा बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, देयर इज ऑलवेज वन कॉर्नर, यानी कि एक इंसान हमेशा हेड होता है। एंड राउंड टेबल का मतलब होता है वेयर एवरीवन इज इक्वल, दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी हैड टू गो टू लंदन, एंड गांधी जी ने डिमांड किया था कि जो जो लोगों को अरेस्ट किया गया उनको छोड़ दिया जाए। देन जो कांग्रेस था उसको इलीगल, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था उसको इलीगल बोला गया था, उसको लीगलाइज किया जाए, एंड वॉट एवर ही हैड आस्क्ड उसको पूरा किया जाए। तो आपका गांधी इरविन पैक्ट आता है। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, Gandhiji consented to participate in a roundtable conference. The Congress had boycotted the first roundtable. आपके पेपर में आता है कि भाई फर्स्ट, एक ही मार्क्स में एक बार आया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेलियर था, क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बट सेकेंड में गांधी जी जो है ही वेंट टू लंदन, दैट इज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ही वेंट फॉर दैट, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। क्यों हुआ था ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बिकॉज इन द राउंड टेबल ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर। Back in India, he discovered that government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru both were in jail. The Congress had been declared illegal, and a series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstrations, and boycott. Then Gandhiji thought he would relaunch the civil disobedience, लेकिन मतलब कि जब उन्होंने दोबारा लॉन्च किया तो इट वाज नॉट गिवन सपोर्ट बाय एवरीवन। व्हाई? क्योंकि बार बार अगर आप देखो बार बार डिसरप्शन होता है तो एवरीबडीज वर्क इज डिसरप्टेड। अगर लोग नौकरी छोड़ते हैं तो नौकरी नहीं है। देन देयर वाज वायलेंस, जिसमें कितने लोग मारे जाते थे। सेकेंडली एवरी टाइम देयर वुड बी सम और द अदर, यानी कि जैसे आपके वर्कर्स थे उनको दे वर नॉट गिवन कंप्लीट मतलब कि सपोर्ट। रिच को सपोर्ट दिया जाता, पुअर को नहीं दिया जाता। इस वजह से पीपल वर नाउ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। ये आपके पेपर के अंदर आता है, मतलब एक ही आया नहीं अभी तक, बट यू कैन एक्सपेक्ट। भगत सिंह का जो था कि व्हाई देयर वाज, मतलब कि भगत सिंह जो थे उनको फांसी पे चढ़ाया गया था, एंड द वेरी फेमस स्लोगन ही हैड गिवन, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह वाज वेरी मतलब ही वाज कंप्लीटली रेडिकल, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस गाड़ी में बॉम्ब रखा था जिसमें लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहे थे, एंड ही वाज टेकन टू द कोर्ट। देयर इज लॉट्स ऑफ what you call as number of things which people say in this context, which I don't want to comment upon. कई लोगों का मानना है कि भगत सिंह could have been saved, but he had actually broken the law. उन्होंने गोली बारूद का यूज किया था। सो ही वॉज हैंग टू डेथ, ही वॉज हैंग टू डेथ। बट उन्होंने कहा था फ्रीडम इज द इम्प्रिस्क्रिप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, और उन्होंने ये वाला जो मतलब की स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये भी दिया था। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अबाउट भगत सिंह, हिज कंट्रीब्यूशन। He was 23. In fact, he was a very he was also a staunch follower of Gandhi ji. The only thing Bhagat Singh was, भगत सिंह या फिर मतलब कि लाला लाजपत राय वगैरह जो थे, they were completely extremists, they were completely radical, they even believed in what we call as taking the
weapons. Whereas महात्मा गांधी का था कि नहीं, हमें पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, वी शुड गो फॉर द व्हाट यू कॉल एज, मतलब कि हंग फास्ट अनटू डेथ, मतलब उनको जो है वो इस तरीके से बिलीव करते थे. सो दैट वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. नाउ लेट अस सी हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. मतलब डिफरेंट ग्रुप्स का क्या क्या परसेप्शन था. मतलब why did they join, what were their ideals, and what did Swaraj mean to them. In the countryside, like peasant communities like Patidhars of Gujarat, Jats of Uttar Pradesh were active, and they were the producers of commercial crops. So जब भी movement होता, they were hard hit by the trade depression and falling price, and उनके इनकम कम होने की वजह से they were unable to pay the government's revenue demand, and the government refused to reduce the revenue. These rich people became enthusiastic supporters of CD movement. CDM भी बोल सकते हैं, CDP भी बोल सकते हैं. Organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott program. For them, the fight was against high revenues. लेकिन they were disappointed when the movement was called down. ना ही रेवेन्यू रेट्स रिवाइज हुए और ना ही उनको कोई फायदा हुआ. इसीलिए when it was relaunched they did not participate. तो पहला, the poor peasantry were not just interested in the lowering of demand, they also were small tenants, और उनके लिए था कि they were not even able to pay the rent. वो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू टैक्स होता है, जो उनको पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स देना, प्लस वो रेंट भी नहीं दे पा रहे थे. दे जॉइंड ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट, बट द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस. इसीलिए पुअर पीजेंट्स का भी जो है ड्रॉबैक था. दे वर आल्सो नॉट एबल टू. उनके लिए सीडीएम का मतलब था to participate and get their revenues reduced and not to pay the rent. For the business class, it was again the destruction. During the First World War, the Indian merchants and Indian industrialists had made huge profit and became powerful. हम लोग जब मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे एंड में आता है पेक्यूलियर, वही एक ही है. क्योंकि उस वक्त में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर हुआ, द इंडियन बिजनेसमैन पहले उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन बिजनेसमैन को मतलब कि फटाफट लाइसेंस दिया गया, जिससे कि इंडियन बिजनेस थोड़ा सा ऊपर आ गया. Keen on expanding their business, they now reacted against the colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against imports of foreign goods, rupee sterling foreign exchange ratio. मतलब वो चाहते थे इंपोर्ट कम हो फॉरेन गुड्स और इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो. उन्होंने जो है, ये पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन है, मतलब कि उन्होंने क्या फॉर्म किया था, IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड फिक्की. एंड रिमेंबर बच्चा, फिक्की जो है आज भी फंक्शनिंग है. फिक्की का जो ऑफिस है, इट इज एट दिस मंडी हाउस, सीपी जाने से पहले है, राइट साइड में है. फिक्की इज वन ऑफ द वेरी फेमस. आज भी वहां पर क्या होता है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी स्मॉल से लेके बिग, दे ऑल हैव द एसोसिएशन. और इसको मतलब कि उन बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दे इवन हैव एन इलेक्शन. जो मेंबर्स होते हैं, 5 या 6 मेंबर्स, दे आर इलेक्टेड, एंड देन दे डिस्कस अबाउट द वेरियस पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ट्रेड के लिए डालती है, एक्सपोर्ट के लिए डालते हैं, अभी भी है. फिक्की इज स्टिल फंक्शनिंग. इट्स वन ऑफ द वेरी मतलब कि प्रोमिनेंट वन. उस वक्त उन्होंने फॉर्म किया था 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की. याद रखना,
This has come in the one marker question, that is in the what we call as MCQs. This was led by industries like पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, मतलब इन सब ने सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट किया. They even gave the financial assistance, refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. Constraints मतलब without any restriction, free flow trade. लेकिन आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल वो लोग भी थोड़ा पीछे हट गए. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as growing influence of socialism among the young members. और इसीलिए उन लोगों ने भी पार्टिसिपेशन जब सेकेंड टाइम हुआ तो नहीं किया, बिकॉज अब उनको लगता था कि भाई ये तो सिर्फ मार पीट होती रहती है. उन्होंने तो पैसा भी दिया था, लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था वो जो उनको बिजनेस में टैक्सेस देने पड़ते थे उसमें रिडक्शन, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, एंड इंपोर्ट कम हो जाए और इंडियन जो मतलब की मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए. द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, ये ऊपर वाले कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट. जो लोग वहां काम करते थे did not participate in large number, but they participated only in Nagpur region. As the industrialists came closer to Congress, workers stayed aloof. क्योंकि कांग्रेस के जो ऊपर के जो लोग थे, they did not believe in bringing the workers or the poor people together. क्योंकि उनको उन लोगों से रेवेन्यू मिलता था, कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का पैसा मिलता था. They did not, some workers did participate, selectively adopting some of the ideas like boycotting foreign goods, part of their movement against low wages, poor working condition. They even participated in the railway workers strike and dock workers strikers. In Chota Nagpur tin mines, people wore Gandhi caps, participated in, मतलब कुछ लोगों ने किया था, लेकिन the Congress was reluctant to include workers' demand as part of program of struggle. उनको लगा it would alienate the business industrialists and divide the anti-imperial forces. इसीलिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो करना चाहते थे वो भी नहीं हुआ. The next is women. पहला कौन थे हमारे? The first was the people who were मतलब कि rich farmers. They wanted to participate, लेकिन जब उनको उनके हिसाब से स्वराज का रेवेन्यू वगैरह नहीं मिला तो वो पीछे हट गए. द सेकेंड वर पुअर पीजेंट्री, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं करना चाहते थे. द इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेटेड, इवन पेड द, मतलब कि उन्होंने रेवेन्यूज भी दिए, उन्होंने इनको पैसा भी दिया, लेकिन बार बार डिसरप्शन से वो भी पीछे हट गए. द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एट सम प्लेसेस वांटेड टू पार्टिसिपेट, लेकिन कांग्रेस उनको अलाउ नहीं कर रही थी. ये आपके पेपर के अंदर ऐसा आया था, दिस क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ वुमेन who participated in the civil disobedience movement, write a report. बच्चा अगर आपके पेपर में ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है? You have to tell about the participation of women in civil disobedience movement. आपको कुछ नहीं करना अगर ये क्वेश्चन आता है तो. फिर से अगर आया तो विमेन पार्टिसिपेट तो कर रही थी, जो क्योंकि उस जमाने में आपका कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो विमेन पार्टिसिपेट करती थी. जो रिच एंड जो मतलब कि अपर कास्ट की विमेन थी, दे इवन पार्टिसिपेटेड, दे वेंट टू जेल आल्सो. बट ना ही कांग्रेस ना ही गांधी जी जो है विमेन को पॉलिटिकल फिगर नहीं बनाना चाहते थे, वो सिर्फ उनको अपने साथ रखना चाहते थे. दे डिड नॉट वांट टू गिव देम एनी पोजीशन. अब विमेन को कोई पोजीशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ खाली पीली मार खाने तो नहीं आएंगी ना, उनका भी पार्टिसिपेशन कम हो गया. Another important feature of civil disobedience was a large scale participation of women. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in the protest march, manufactured salt,
picketed foreign clothes liquor shop, many went to jail. In urban area the women were from high class family, and in rural areas they were from rich peaceful peasant household. मतलब कि उन्होंने तो गांधी जी के कहने पर इसको एक सर्विस सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमेन समझा था. Yet this increased public did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was a duty of women to look after home and hearth. Hearth मतलब अंगीठी, चूल्हा चौकी करो. To be good mothers and good wife. मतलब वो नहीं चाहते थे कि women should come into the politics. They should hold any position. The Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. They just wanted them to be a symbolic presence. मतलब साथ में रहो कि भाई women भी participate कर रहे हैं. And this was a drawback जिसकी वजह से women ने भी participate नहीं किया. बच्चे अगर आपके पेपर के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाले सारे आंसर्स लिखने हैं. पहला है आपका रिच पीजेंट, सेकंड है आपका पुअर पीजेंट्स या फिर जो आपके काम करने वाले थे इंडस्ट्रियलिस्ट, थर्ड है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विमेन. अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन इसी के अंदर आता है. व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. आप इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करोगे. जो पहला है वो बताता है कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों किया था और क्यों ये लोग पीछे हट गए थे. रिच पीजेंट्स को चाहते थे रेवेन्यू टैक्स हट जाए, पुअर पीजेंट्स चाहते थे कि उनको रेंट और रेवेन्यू से छुटकारा मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे उनको जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प मिले, उनका बिजनेस ज्यादा बढ़े, इंडस्ट्रियल वर्कर्स चाहते थे उनके वेजेस बढ़े, और विमेन चाहती थी उनको कुछ पोजीशन मिले. लेकिन जब उनको ये सब चीजें नहीं मिली तो उनका जो पार्टिसिपेशन था वो मतलब कि पीछे हट गया. एंड लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस है, उसके क्या क्या मतलब कि नुकसान था. दो अलग क्वेश्चंस हैं, लिमिटेशन डायरेक्ट आता है. Not all the social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was Nations Untouchable, who from around the 30 had begun to call themselves Dalit or oppressed. मतलब ये लोग तो इनका स्वराज से कोई लेना देना नहीं था. ये तो खुद को दलित मानते थे. दलित का मतलब जो होता बच्चा हिंदी के अंदर होता है जब हम इसको मतलब वो करते हैं तो दल इट. आई रिमेम्बर माई टीचर टोल्ड अस इन दिस मैनर ओनली. यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर ही जो गरीब हैं उनको एक अलग दल बना देना. एंड दैट इज हाउ दे बिकेम दलित. उनके पास और कोई काम नहीं होता था तो दे वुड बी डूइंग ऑल द ऑड वर्क, एंड लेटर ऑन वो मतलब कि उनको हमने अनटचेबल के अंदर डाल दी. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातन्स. सनातन्स कौन होते हैं? द ब्राह्मण्स, द हायर कास्ट. द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. हु आर सनातनीज? द हाई क्लास Hindus. But Mahatma Gandhi declared Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. उनका मानना था कि जब तक हम अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं होगा. So he called untouchable the Harijan or children of God. Harijan. He organized satyagraha to secure them entry into temples, access to public well. यही होता था उस वक्त में. उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था. they were not allowed to the public places, well, temples वगैरह में नहीं अलाउ किया जाता था. he himself
cleaned toilets to dignify the work of the bhangi. It's a what you call as a slang word used for the sweepers, and persuaded the upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, but many Dalit leaders were keen on a different political solutions to the problems. लेकिन जो दलित से वो खुद ही उनको लगता था कि भाई कभी ऐसा हो नहीं सकता है, और उसी के अंदर एक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. वो चाहते थे they should have reserved seats in the educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. Now, what is the difference between reserved constituency and electorate? इलेक्टोरेट का मतलब होता है जहां पर जो इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो भी बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करेगा, और जो लोग वोट करेंगे वो भी सिर्फ बैकवर्ड होंगे. अगर वहां कोई जनरलाइज वाले रहते होंगे तो दे वुड नॉट बी वोटिंग. उनका मानना था कि उनकी सोशल डिसेबिलिटी से उनको इसी तरीके से छुटकारा मिल सकता है. Therefore, Dalit participation in the civil disobedience was limited, particularly in Maharashtra and Nagpur, where their organization was quite. तो पहला हमारा जो civil disobedience का जो हमारा पहला drawback है वो है the participation of Dalits, and the second one is of Muslim. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू, ये पेपर में आता है कि हु ऑर्गेनाइज या फिर उनको क्या बोला जाता था. दलित को उन दिनों में बोला जाता था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन. लेटर ऑन इसको हमने शेड्यूल्ड कास्ट का नाम दिया था. He clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate. मैंने आपको बताया कि second round table conference was a failure because there was a clash between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar ने वहां पर जाकर in London he demanded that the Dalits should be given separate electorates. महात्मा गांधी जो थे he did not, मतलब उनका मानना था कि पहले हम अपनी लड़ाई को, हम अपनी इंटरनल लड़ाई को बाद में देखेंगे, फर्स्ट वी वुड गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. लेकिन अंबेडकर जी अड़ गए थे. When the British government conceded to Ambedkar's demand, Gandhi began a fast unto death. He believed a separate electorate for Dalits would slow down the process of integration into society. भाई वो तो फिर कभी सोसाइटी के पार्ट होंगे ही नहीं, वो तो हमेशा अलग ही रहेंगे. Ultimately, there was Pune Pact, very important and one marker question. Pune Pact was signed in 1932. उसके अकॉर्डिंग गांधी जी जो है वो उस पे गए, फास्ट एंड टू डेथ पर गए, तो उन्होंने मान लिया. उसके अकॉर्डिंग whenever there is an election, there would be reserved seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted by general electorate, जो आज भी हम लोग करते हैं. 84 seats in Lok Sabha for scheduled caste and 47 for scheduled tribe, वो आज भी हमारा चलता है. So this was, मतलब कि he said हम electorate नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्टोरेट में क्या होगा, कंटेस्टेंट भी उसी का होगा और मतलब कि वोटर्स भी आपके वही होंगे. लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, इलेक्टोर जो कंटेस्ट करता है वो बिलोंग करता टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, लेकिन नॉर्मली इट विल बी वोटेड बाय एवरीवन हु इज लिविंग इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. एंड दिस वे दिस वाज द, आपके पेपर में आता व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ पूना पैक्ट, तो ये आपको लिखना है. एंड डिप्रेस क्लास को ही बाद में हमने शेड्यूल कास्ट का नाम दिया था, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. बट स्टिल द दलित्स वर नॉट दैट मच, मतलब कि हैप्पी टू पार्टिसिपेट. सेकेंड इज मुस्लिम्स. सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा आपके पेपर में यहाँ स्टार्टिंग में ही है, आई विल शो यू, दिस इज देयर इन वन ऑफ द वन, कि जो मुस्लिम्स थे ये रहा. In 1930, the Muslims had already demanded a separate electorate for Muslims.
उस वक्त में ही उन लोगों ने बोला था कि इकबाल मोहम्मद थे, उन्होंने बोला था that they wanted separate electorate. ये रहा, सॉरी, ये रहा सर मोहम्मद इकबाल. इसको हमारे पेपर में आता क्वेश्चन कि हु डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हु डिमांडेड पाकिस्तान. उस वक्त में पाकिस्तान नेम नहीं आया था, उस वक्त में पाकिस्तान नहीं आया था. उस वक्त में सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि टू सेफ गार्ड द, मतलब कि माइनॉरिटी पॉलिटिकल, अ सेपरेट इलेक्टोरेट वुड बी देयर. उसी को हमने बाद में वी हैड कॉल्ड इट एज अ पाकिस्तान डिमांड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स. लेटर ऑन जब उसको नाम दिया गया था तो वो पाकिस्तान नाम हुआ था. लेकिन उनका मानना था कि विद इन इंडिया, इवन जो आपके मतलब कि विद इन इंडिया मे बी द मुस्लिम्स मे नॉट बी फीलिंग सेफ, इसलिए उनको अलग इलेक्टोरेट्स देना है. जो बाद में वही इलेक्टोरेट जो है अलग नेशन बन गया था टू नेशन थ्योरी के अंडर पाकिस्तान. लेकिन पहले उन्होंने डिमांड किया था, जैसे दलित ने किया था, अ सेपरेट इलेक्टोरेट जहां कंटेस्टेंट भी मुस्लिम्स होंगे एंड जो वोटर्स होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to civil disobedience. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large number of Muslims felt alienated. So they, in mid-20, the Congress came to be more visibly associated with Hindu religious nation groups like Hindu Mahasabha, जो अभी भी आपका one of the very prominent है, and the Muslims, और इसीलिए relations हमारे काफी खराब हो गए. And there were even violent clashes at many places. Every riot deepened the distance between the two communities. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate in 1927. Even when the Simon Commission came, तब भी Muslim League ने हमें support किया था, but it could not be taken. The important differences were over the question of representation in the future assemblies. मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके वहां के बने थे पाकिस्तान के, and he was one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seat in Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated area, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं. उस एरिया में उन्होंने रिजर्व कैटेगरीज मांगी. लेकिन negotiations over the question of representation continued, but hope of resolving the issue at all parties disappeared when M.R. Jacker of Hindu Mahasabha strongly opposed the efforts at compromise. But जब हिंदू महासभा के लोगों ने मुस्लिम्स को कंप्लीट जो मतलब कि बॉय वो किया, उनको एलियनेट किया, तो मुस्लिम्स जो थे उन्होंने फिर जिद की that they wanted a separate nation. तो पहला जो हमारा मतलब कि ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है वो है दलित्स पार्टिसिपेशन, एंड सेकंड जो लिमिटेशन है दैट इज द मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन. तो आपके जो लिमिटेशंस है उनमें दो, ना दलित्स ने प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया ना मुस्लिम ने. एंड वो वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिसमें वेरियस ग्रुप्स ने कैसे मतलब क्यों पार्टिसिपेट किया. When the civil disobedience started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectual expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. They feared that their culture and identity of minority would be submerged under the domination of a Hindu majority. और इसीलिए in fact in the later stages when there was a proposal, मतलब उन्होंने पहला proposal जो किया था वो था separate electorates का, right? That means a separate constituency where the voters and the contestant both will belong to the same community. बाद में
मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने यहाँ तक मना भी कर दिया था, इवन उन्होंने कहा कि मुझे हमें जो है वी डोंट इवन वांट सेपरेट, लेकिन वी नीड दैट आगे जब इंडिया आजाद होगा तो सेंट्रल असेंबली या फिर जो भी जहां पर भी इलेक्शंस होंगे तो देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स. We don't want electorate, but at least reservation should be there. But the Hindu majority did not support it. And इसकी वजह से जो violence हुआ, इसकी वजह से जो hatred हुआ, difference हुआ, उसकी that was the result कि later on the two nation theory जो है वो start हुआ था. And that is how टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया था दैट वाज डिवाइडेड. ये वाला जो एरिया लिखा है दैट इज बंगाल, जो करंट बांग्लादेश है, उस वक्त इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब जहां आपके मुस्लिम्स डोमिनेटेड थे, विच इज राइट नाउ द पाकिस्तान. इसको हम लोग जो है बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान एंड पंजाब वाले को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे एट द टाइम ऑफ टू नेशन थ्योरी. जब आपका टू नेशन थ्योरी हुआ था उस वक्त में इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुआ. एंड ये जो पाकिस्तान है दिस वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान आपका प्रेजेंट बांग्लादेश है एंड वेस्ट पाकिस्तान आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान. एंड दिस इज लेटर ऑन जो आपका 71 वॉर हुआ था जिसमें इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में देयर वर सम डिफरेंसेस इन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान था that was not giving equal representation and equality to the people of East Pakistan. वो लोग जो अपने लैंग्वेज मतलब बंगाली को यूज करना चाहते थे दे वर नॉट अलाउड, एंड अल्टीमेटली वहां पर देयर वाज मतलब कि वायलेंट काइंड. और जब आवामी लीग मतलब कि वेस्ट बंगाल में जीत कर आया था तो दे वर नॉट गिवन द पावर, जिसकी वजह से एक लड़ाई छिड़ी जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया. द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने सपोर्ट किया, and that was the war which created the present day Bangladesh. एंड उसी के बैकड्रॉप पर आपकी जो ये वाली जो गदर 2 वाली जो मूवी है दैट इज देयर. वो जो गदर 2 वाली जो मूवी है इट इज इन द बैकड्रॉप ऑफ द सेम. So this is the limitations of civil disobedience. The last topics we are left with is the sense of collective belonging, and of course not to forget the quit India movement. This is not there in the old books. अभी जो new books हैं उनमें ये add हुआ था, the quit India movement. And when these two things हुआ उसके बाद ultimately we got our freedom on 15th August 1947, which we would be doing in our next class. So today we have learned first of all हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस तक किया, सॉरी एनसीएम तक किया था, फिर टूवर्ड्स द डिफरेंस इन कांग्रेस किया, सिविल डिसोबीडियंस किया, हाउ डिफरेंट पीपल लुक फॉर सिविल डिसोबीडियंस को कैसे उन्होंने लिया. जैसे नॉन कॉपरेशन में 4 अलग अलग ग्रुप थे वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस में आपके विमेन, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके पीजेंट्स एंड इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे. एंड देन फिर हमने लिया कि व्हाई इट वाज मतलब कि विथड्रॉन. देन हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें आपके 2 ग्रुप्स आएंगे. one is Dalits and second one is Muslims, which is one of the very important question of both. In the next we would be doing the sense of collective belongings and of course how India was united. So that's all in this for today.